Hello guys and welcome. This is Amir Malik. Today I am here with a new topic, Bermuda Convention. You also called it as an agreement because it was an agreement on international transit and air transport between the different nations. तो चलिए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और क्यों ये बरमुडा कन्वेंशंस लाई गई और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. तो बेसिकली इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ यूके एंड यूएस रिलेटिंग टू द एयर सर्विसेज बिटवीन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी. तो एयर सर्विसेज को लेके ये एग्रीमेंट था यूके और यूएस के बीच में. ओके तो बरमुंडा इसको इसलिए कहा जाता बिकॉज इट वाज हेल्ड एट एन आइलैंड बरमुंडा which is a part of British overseas territory situated in the North Atlantic Ocean. Okay, so it is an international government air services agreement between the Britain and the US. दो कंट्रीज के बीच में था. ओके अब जो बरमुंडा कन्वेंशन थी ये दो फेजेस में डिवाइड होती है. फर्स्ट फेज इज कॉल्ड बरमुंडा 1 एंड सेकंड फेज इज कॉल्ड बरमुंडा 2. फर्स्ट एग्रीमेंट जो था वो 1946 में हुआ था बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड ग्रेट ब्रिटेन में. ओके और किस लिए हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था टू रिजॉल्व रिमेनिंग इश्यूज फ्रॉम 1944 शिकागो कन्वेंशंस. यहाँ पे आप देखिए कि शिकागो कन्वेंशन हमने डिस्कस किया था. ऑन द कॉल ऑफ यूएस 52 कंट्रीज साइन इन शिकागो कन्वेंशन ऑन एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड ओपन देयर स्काई फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन. ओके अब उस शिकागो कन्वेंशन में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे जो फ्रीडम्स ऑफ एयर के रिलेटेड थे. अब यूके की जो कंट्रीज थी उनको बड़ा डिसएग्री थी वो इन फ्रीडम ऑफ एयर से. क्यों? क्योंकि इसमें यूएस की जितनी भी एयरलाइंस थी वो ऑपरेट जब यूके में होती वो ज़्यादा थी, तो उस केस में जो इकॉनमी थी वो यूके की यूएस की ज़्यादा पड़ती ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ की. तो उस पर कुछ इनके डिसएग्रीमेंट्स थे, इसीलिए बरमुंडा को सेकंड कन्वेंशन को लाया गया, सेकंड एग्रीमेंट को लाया गया. वो थोड़ा सा लिबरल था एज कम्पेयर टू बरमुंडा फर्स्ट. इट वाज साइन इन 1947 ओके बिटवीन यूके यूनाइटेड किंगडम जो एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, नॉर्दर्न आइलैंड विच इज़ आल्सो इन यूरोप, एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूएस कंसर्निंग द एयर सर्विसेज जो जुलाई 1970 में साइन हुआ. ओके अब फर्स्ट और सेकंड जो फ्रीडम था ये शिकागो के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से बरमुंडा कन्वेंशन लाएगा. अब बरमुंडा फर्स्ट और बरमुंडा सेकंड कन्वेंशन में जैसे जैसे अपग्रेडेशन होती गई और उसमें चेंज होता गया तो ये बरमुंडा कन्वेंशन आस्ता आस्ता वैनिश और गायब होना स्टार्ट हो गया. तो अब अगर हम देखें जैसे हमारे पास शिकागो कन्वेंशन थी, हमारे पास पेरिस कन्वेंशन थी या बरमुंडा कन्वेंशन थी, तो ये कन्वेंशंस जो हैं हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एविएशन इंडस्ट्री में जब हम उनकी बात करेंगे तो इनका हम जिक्र ज़रूर करेंगे. लेकिन अब इनमें चेंज आ गई है. वो चेंज क्या है अब चेंज हम डिस्कस करते हैं. अब 2007 में जो यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जितनी भी लैम एंड डक जितनी भी ये कन्वेंशंस आई उनमें कोई इतना अच्छा एग्रीमेंट नहीं था. फाइनली ओपन स्काई एग्रीमेंट आया 2007 में जिसमें यूके और यूएस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ओपन स्काई एग्रीमेंट उसने रिप्लेस किया बरमुंडा सेकंड कन्वेंशन को. उसके बाद इनके बीच में कोई भी ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ. तो बैकग्राउंड जानते हैं कि बरमुंडा कन्वेंशन की बैकग्राउंड क्या थी. अब ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले जो ट्रांस अटलांटिक सर्विसेज होती थी बिटवीन ब्रिटेन एंड अमेरिका वो लिमिटेड थी किससे, बोइंग 314 फ्लाइंग बोट सर्विसेज से. अभी दिखाता हूँ कि 314 फ्लाइंग बोट सर्विस क्यों कहा जाता है इसको. अब ट्रांस अटलांटिक का मतलब ये होगा यूएस और ब्रिटेन के बीच में जो समुद्र है उसको हम ट्रांस अटलांटिक कहते हैं और जो वो सफ़र है उसको हम ट्रांस अटलांटिक सफ़र भी कहते हैं और एयर सर्विसेज ट्रांस अटलांटिक एयर सर्विसेज भी कहते हैं. वो बोइंग कुछ इस तरीके की थी. आप देखेंगे ये आप फ्लाई भी कर रही है आसमान में और ये ऑन वाटर जो है वो एज अ बोट भी यूज़ हो रही है. तो दोनों किस्म में क्योंकि वर्ल्ड वार में इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स डिज़ाइन किए गए थे कि जो पानी पे चलते 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 एकदम से फ्लाई करके दूसरी टेरिटरी पे जाके हमला करें ताकि उसको दिखे ना. अगर उड़ते हुए जाएंगे तो दिख जाएंगे. तो इस तरीके के डिज़ाइन किए थे. अब बरमुंडा कन्वेंशन से पहले ऑलरेडी देयर वाज अ बाइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज. जैसे आयरलैंड के बीच में था, नॉर्वे था, स्वीडन का था, डेनमार्क का था. तो कुछ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स भी थे यूरोप के साथ और लैटिन अमेरिका के साथ. एंड बट द सर्विस जो थी यूके के साथ जो सर्विस थी ना वो थोड़ी सी और ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ जो थी वो एडहॉक बेसिस पे थी, मतलब फॉर द टाइम बिंग थी, को परमानेंट नहीं थी. सो ये बरमुंडा कन्वेंशन जो थी वो इसके लिए लाई गई थी ताकि यूके और अमेरिका के बीच में एक बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन हो सके और एयर फ्रीडम को वो ओपन कर सके. अब ये जो कन्वेंशन हुई थी शिकागो में 1944 में, इसमें ये डिसएग्रीमेंट थी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इकोनॉमिक कंट्रोल है वो यूएस के पास चला जाएगा, नट के यूके के पास, क्योंकि यूएस की फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा थी और जब वो बहुत ज़्यादा फ़्लाइट ऑपरेट करती किस में, यूरोपियन यूनियंस में, तो उसके वहाँ से कार्गो पैसेंजर लेके वापस यूएस में जाती. यूएस से भी पैसा उसी को मिलता और यूके से भी पैसा इन्हीं एयरलाइंस को मिलता. तो
ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी थी बिटवीन यूके एंड यूएस के बीच में, जो प्रीवियस कन्वेंशंस में भी थी और बरमुंडा कन्वेंशन में भी थी, बट वो रिजॉल्व हुई थी ओपन स्काई पॉलिसी में जाके। सेकंड था यूएस एंड यूके हैज़ जर्नली एग्रीड ऑन द फर्स्ट टू फ्रीडम, जो किसमें था ओवरफ्लाइट एंड लैंड फॉर रिपेयरिंग। ओवरफ्लाइट में ये था कि एक टेरिटरी को क्रॉस करके दूसरे टेरिटरी में जा सकता है, एक चीज़। दूसरा ये था कि अगर इन केस बारिश हो जाती है, फ्यूल कम हो जाता है या कोई रिपेयरिंग की एयरलाइन को ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी भी टाइम अपने एग्रीमेंट जिनके साथ, जिन कंट्री के साथ है, वहाँ पे लैंड करके वो इन चीज़ों का जो है सर्विस को यूज़ उस कंट्री की यूज़ कर सकती है। ये एग्रीमेंट था, इस पर सब एग्री थे। बट वो डिसएग्री किस पे थे? जो बाकी तीन फ्रीडम थे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रीडम थे, वो किसके रिलेटेड है? हैंडलिंग ऑफ पैसेंजर एंड एयर कार्गो ट्रैफिक पे, क्योंकि पैसा इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था। ओके, तो अब यहाँ पे जो ब्रिटिश नेगोशिएटर थे, जब भी वो नेगोशिएशन करने जाते थे यूके यूएस के साथ, तो उनके दिल में एक ही फियर होता था कि यूएस डिमांड फॉर फ्री ऑफ ऑल वुड लीड टू देन फाइनेंशियल सुपरवाइजर यूएस एयरलाइंस टोटली डोमेन ऑफ द ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। यूएस जो था वो डिमांड करता था फ्री एयरलाइंस, मतलब जितनी मर्जी एयरलाइंस जो है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्लाई कर सकती हैं, क्योंकि यूएस जानता था मेरे पास एयरलाइंस ज़्यादा है और यूरोपियन यूनियन के पास कम है, तो ऑटोमेटिकली अगर फ्री जोन होगा तो मुझे ही फ़ायदा होगा। इससे ब्रिटेन को ये लगता था कि ग्लोबली एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूएस का डोमेन बन जाएगा और आगे जाके जितनी भी पॉलिसीज़ फ्रेम होंगी या जितने भी होगा वो यूएस करेगा। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट पर्टिकुलर साइन होता ही नहीं था, होता था तो बड़ा कम होता था। अब 5 फ्रीडम जो एयर के थे वो क्या थे? सबसे पहला ये फ्रीडम था द राइट टू शेड्यूल इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ओवर द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री विदाउट लैंडिंग, कि आप लैंड किए बिना एक कंट्री से उड़ के दूसरी कंट्री में जा सकते हो। जैसे कनाडा से एक फ्लाई होती है और वो कहाँ पे जाती है? यूरोपियन यूनियन की हंगरी में जाती है। तो अगर वो फ्लाई होके जाती है किसके ऊपर? स्कॉटलैंड के या इन कंट्रीज़ के ऊपर से, तो तब उसको कहेंगे फर्स्ट फ्रीडम के, क्योंकि साइन हुआ है तो वो उसकी टेरिटरी को उड़ के जाके हंगरी में जा सकती है। पहला फ्रीडम ये था कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी को वो क्रॉस करके दूसरी टेरिटरी में जा सकती है। सेकेंड ये था, जैसे मैंने आपसे कहा, कि राइट टू लैंड फॉर एसेंशियल रिपेयर। ठीक है, एक तो रिपेयर के लिए, रीफ्यूलिंग के लिए और एस्केप एडवर्स वेदर कंडीशन। ये तीनों सूरतें अगर आ जाएं तो कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन एक दूसरी कंट्री में लैंड करके इन तीन चीज़ों की सर्विस को जो है वो यूज़ कर सकती है। जब ही ये तीन सर्विसेज से, मतलब अगर रिपेयर हो जाता है, रीफ्यूलिंग हो जाती है, वेदर ठीक होता है, फिर वो उड़ के अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में चला जाएगी। दूसरा एग्रीमेंट ये था। तीसरा एग्रीमेंट ये था कि इन एयरलाइंस को राइट था टू कलेक्ट पैसेंजर मेल कार्गो इन एयरलाइंस होम कंट्री। पहले होम कंट्री होगा, जिस कंट्री से फ्लाई करेंगी वहाँ से पैसेंजर भी ले सकती हैं, मेल भी और कार्गो को भी ले सकती हैं, फॉर फ्लाई टू अनदर कंट्री। तीसरा फ्रीडम ये था। चौथा फ्रीडम ये था द राइट टू डिस्चार्ज पैसेंजर मेल एंड कार्गो एट अनदर कंट्री। अब जो होम कंट्री से पैसेंजर और मेल और कार्गो लिया है वो जाके दूसरी कंट्री में जिसमें उसको जाना है वहाँ पे उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। ये इसका चौथा फ्रीडम था। पांचवा फ्रीडम ये था राइट टू कलेक्ट पैसेंजर मेल कार्गो एट लोकेशन आउटसाइड इट्स होम कंट्री एंड फ्लाई देम टू फर्दर पॉइंट्स। ठीक है, इसमें यह था कि जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, पहले केस में ये हुआ कि होम कंट्री से कहाँ आया? यहाँ पे पैसेंजर को डिस्चार्ज किया। अब जब यहाँ से वापस होम कंट्री में जाएगा तो तब यहाँ से अगेन पैसेंजर और कार्गो और मेल को वापस वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगी एयरलाइन। ये था पांचवा फ्रीडम। अब इन्हीं तीन फ्रीडम से डर लगता था यूरोपियन यूनियंस को, चाहते थे कि यूएस जो, उनको ये लगता था यूएस कैप्चर कर लेगा होल द मार्केट और इकोनॉमिकली उनको फ़ायदा होगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा कि जो आईटा है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉडी है, ये फेयर को सेट करे, वो सब्जेक्ट होगा गवर्नमेंट अप्रूवल के, हम उसको अप्रूवल कर देंगे। तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट जो मॉडल था, ये आगे जाके फ्यूचर में बायलैटरल एग्रीमेंट्स बने यूनाइटेड स्टेट और अदर कंट्रीज़ के बीच में, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो ओपन स्काई पॉलिसी, और इंडिया ने भी इसको साइन किया था ओपन स्काई पॉलिसी को। अब इसका हम एनालिसिस करते हैं 5 फ्रीडम ऑफ एयर्स की क्या है। फर्स्ट 2 फ्रीडम जो थे वो किसके रिलेटेड थे? इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट। ट्रांजिट एग्रीमेंट के हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपनी इंटरनेशनल बॉडी को क्रॉस करें, सो इट्स अ पॉलिटिकल इन नेचर। ठीक है, उसके स्काई को यूज़ करना। तो पॉलिटिकली यू कैन परमिट अ कंट्री टू इंटर इनटू इट्स टेरिटरी और फ्लाई ओवर इट्स टेरिटरी। तो पहले दो जो थे पॉलिटिकल नेचर थे, बट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो थे दे आर कंसर्न विद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, जो इनकरेज करते थे इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस को, क्योंकि ये पैसे से जुड़े थे। जब आप पैसेंजर को, कार्गो को और मेल को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसके यूज़ में जो चार्जेस जो आप चार्ज करोगे वो आपका इकोनॉमी जो इंटरप्राइजेस बनेगा।
फर्स्ट फ्रीडम जो ये था, अब यहाँ देख लेते हैं कि फर्स्ट फ्रीडम में ये था कि एनी प्लेन ऑन अ रेगुलर शेड्यूल कैन रन ओवर एनी नेशन टेरिटरी ऑन डेजिग्नेशन रूट, जो उसको रूट डेजिग्नेट किया गया उस पर वो फ्लाई कर सकता है विदाउट अदर प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट। ओके, इसमें ये था कि अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है और बीच में एक कंट्री ऐसी आ जाती है जिसकी टेरिटरी को उसको क्रॉस करना पड़ता है, तो उस केस में उस कंट्री से उसको प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो कंट्री भी इस अकॉर्ड में साइन है। दूसरा ये था कि फ्रीडम मीन्स दैट सर्टन लिमिटेशंस द बेसिक कंट्रोल बाय वन कंट्री आर ओपन टू द प्लान्स ऑफ अनदर कंट्री एग्रीमेंट। ठीक है, जिसमें हमको रीफिलिंग का बताया, या वेदर बैड वेदर कंडीशन की वजह से वो रुक सकता है, ओके, या और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। तो ये दूसरे एग्रीमेंट में कहा गया कि जो लिमिट होती थी उस लिमिट को हटाया गया, जो कंट्रोल था एक कंट्री का उसको बैठाया गया, दूसरे में ये कहा गया। अब जो थर्ड एंड फोर्थ था वो किसके रिलेटेड था? वो सारा का सारा रिलेटेड था आपका पिकअप, कैरी एंड डिस्चार्ज पैसेंजर, पिकअप, कैरी, डिस्चार्ज पैसेंजर एंड कार्गो एंड रूटेड बोथ वे। जो मैंने आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्रीडम में पढ़ाया कि होम कंट्री से भी वो पैसेंजर को ले सकता था, कार्गो ले सकता था, डिस्चार्ज करता था कहाँ पे? जो उसकी डेस्टिनेशन कंट्री थी, जिस कंट्री में वो फ्लाइट जा रही है। और अगेन जब उस कंट्री से वो वापस आता अपनी कंट्री में, तो अगेन जो है वो पैसेंजर भी ले सकता है और कार्गो भी ले सकता है। ये था थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फ्रीडम की एनालिसिस, इसमें ये कहा गया। थैंक यू, आई होप यू like this video and I will come with a new video very soon. Thank you.